हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बुजुर्ग व्यक्ति मतलब एल्डर पर्सन और उनकी समस्याओं के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा बुजुर्ग व्यक्ति। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को क्या 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता है। और बुढ़ापा क्या है? एक सार्वभौमिक घटना है। बुढ़ापा क्या है? एक सार्वभौमिक घटना है जिसमें मानव शरीर की कोशिकाओं का धीरे धीरे ह्रास होता है। धीरे धीरे मानव शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी होती जाती है, उसका ह्रास होना शुरू होता है, जिससे शरीर के अंगों के कार्यों में गिरावट आती है। इससे हमारे क्या होता है? उनके शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। इससे उनके शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। ये हमारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, मतलब लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, जिससे वृद्धावस्था में जीवित रहने की अवधि में भी वृद्धि हुई है। इन्हीं कारणों से भारत की जनसंख्या में बुजुर्ग और वृद्धों की संख्या में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है। किनमें? हमारे बुजुर्ग और वृद्धों की संख्या में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 104 मिलियन मतलब 10.4 करोड़ लोग बुजुर्ग हैं। कितने? 104 मिलियन मतलब 10 करोड़ पॉइंट 4 करोड़ लोग बुजुर्ग हैं। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कुल जनसंख्या का लगभग 9% है। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना? 9% है। और ऐसा अनुमान है 2050 तक की ये संख्या बढ़ के 19 से 20% तक हो जाएगी। मतलब भारत में बुजुर्गों की संख्या 2050 तक 19 से 20% तक हो जाएगी। अब हम देखेंगे वृद्धावस्था से जुड़ी हुई कौन-कौन सी समस्याएँ हैं। पहली समस्या आती है बच्चों के द्वारा अनदेखी करना। तो बच्चों के द्वारा अपने वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा करना या फिर उन्हें अकेले छोड़ देना सबसे बड़ी समस्या है। फिर सेवानिवृत्ति के कारण निराशा, क्योंकि काम करते हैं जब तक उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता रहता है, लेकिन जैसे वो रिटायर हो जाते हैं या फिर सेवानिवृत्ति हो जाती है, उनके बाद उनके अंदर निराशा का संचार होता है। तो सेवानिवृत्ति के बाद आय में कमी आती है, निष्क्रियता आती है और सामाजिक भूमिका खोने की से उनके अंदर निराशा आ जाती है। फिर शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी, अलगाव की भावना। तो शारीरिक कमजोरी और सामाजिक मेलजोल में कमी और भावनात्मक अलगाव हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर शक्तिहीनता होती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के अंदर अकेलापन रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी कार्य मिलजुल के नहीं कर पाते, बेकारी रहती है, अलगाव की भावना रहती है, लोग उन्हें अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं। फिर पीढ़ीगत अंतराल की बात करें। क्या पीढ़ीगत अंतराल की बात करें? जनरेशन गैप की। तो युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के विचारों, मूल्यों और जीवन शैली में अंतर होता है। क्या युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के विचारों, मूल्यों और जीवन शैली में अंतर होता है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। फिर रोग और उपचार पर खर्च में वृद्धि, क्योंकि जब जवान होते हैं, युवा होते हैं, तब उनके अंदर रोग कम से कम होते हैं, लेकिन जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनमें रोग और उनके उपचार पर खर्चा भी बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों को बढ़ना और उपचार पर अचानक खर्च में वृद्धि होती है। तो ये भी एक समस्या है। आर्थिक संकट की बात करें तो नियमित आय का अभाव, पेंशन की अपर्याप्तता और स्वास्थ्य खर्चों के कारण, कि हमारे नियमित आय का अभाव, पेंशन की अपर्याप्तता और स्वास्थ्य खर्चों के कारण आर्थिक असुरक्षा रहती है। अपर्याप्त आवास सुविधा की बात करें। अपर्याप्त आवास सुविधा मतलब अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त आवास की कमी होती है। जो हमारे अकेले रहते हैं ऐसे बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त आवास की कमी होती है। सामान्य बीमारी की बात करें तो उनके अंदर बीपी की समस्या मतलब उच्च रक्तचाप की समस्या, मधुमेह, मानसिक कमजोरी जैसे हमारे डिमेंशिया, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना या हड्डियों का कमजोर होना जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर जैसी हमारी बीमारियां हमारे बुजुर्गों के अंदर आम बीमारियां होती है। तो इस तरह हमने जो बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में देखा। अब हम देखेंगे बुजुर्गों की समस्याओं का उपाय क्या-क्या किया जा सकता है। पहला उपाय आता है क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करना। तो सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद भी स्वस्थ और इच्छुक बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार काम के अवसर दिए जाने चाहिए। फिर पेंशन में वृद्धि की बात करें तो इनकी पेंशन में वृद्धि करना ताकि स्वास्थ्य खर्च का बोझ उन पे ना पड़े और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहे। फिर आवास गृहों की संख्या और सुविधाओं में वृद्धि की बात करें तो वृद्धाश्रमों और विशेष आवास सुविधाओं की संख्या, क्या वृद्धाश्रम और हमारी विशेष आवास सुविधाओं की संख्या और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। मनोरंजन के साधनों के विकास की बात करें तो जैसे पार्क, सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय, इन सब में हमारे मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किनके लिए? वृद्धों के लिए। फिर बात करें नियमित सर्वेक्षण की तो समय समय पर हमारे सर्वेक्षण करके उनकी स्थिति और समस्याओं की जानकारी लेनी चाहिए ताकि लक्षित सहायता प्रदान की जा सके उन्हें। फिर ग्रामीण पंचायतों पर सुविधाओं की बात करें तो गांवों और पंचायत स्तर पर पार्क, गार्डन, पुस्तकालय, व्यायाम, इन सुविधाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। किस स्तरों पे? हमारे गांवों और पंचायत स्तर पर हमारे उनको ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।
विशेष वित्तीय सहायता की बात करें तो गंभीर बीमारियों और विशेष परिस्थितियों में गंभीर बीमारियों या फिर विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम 2007 इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है, ये अधिनियम क्या सुनिश्चित करता है कि बच्चे अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करें। तो ये हमने कुछ उपाय देखे जिससे हमारे बुजुर्ग है उनका जो कल्याण किया जा सकता है। अब देखेंगे बुजुर्गों के कल्याण के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। संवैधानिक प्रयास की बात करें तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर राज्य के अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर बुढ़ापे में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य कमजोर वर्ग जिनमें हमारे बुजुर्ग भी शामिल है उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा। तो हमारे क्या राज्य क्या करेगा? कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा। कानून की बात करें तो कानून क्या कहता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 ये क्या कहता है? ये कानून बच्चों को और रिश्तेदारों को वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। फिर हिंदू विवाह दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की बात करें तो ये सीधे बुजुर्गों के भरण पोषण से संबंधित नहीं है बल्कि विवाह और गोद लेने को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हमारे अन्य अधिनियम का उल्लेख करना था लेकिन हमारे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो भरण पोषण का प्रावधान करती है तो ये सबसे बेहतर है। कौन सा? आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो बुजुर्गों के भरण पोषण का प्रावधान करती है। फिर कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो हमारे क्या बुजुर्गों से संबंधित है। जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना जिसकी बात करें RBY तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता उपकरण प्रदान करना। फिर आता संपन्न प्रोजेक्ट तो पेंशन भोगियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान प्रणाली है हमारे कौन सी? संपन्न प्रोजेक्ट। फिर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जिसे सेज कार्यक्रम भी कहते हैं ये बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। सेकंड पोर्टल की बात करें सीनियर एबल सिटीजन री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी तो वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला ये एक पोर्टल है। कौन सा? सेकंड पोर्टल हमारा सीनियर एबल सिटीजन री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी है। तो वृद्ध नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की बात करें क्या? वृद्ध नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन IPOP ये हमारे क्या वृद्धाश्रम डे केयर सेंटर आदि चलाने वाले जो NGO हैं उनकी सहायता करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है इसके अंतर्गत। तो राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999 की बात करें तो बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान किया जाता है। किसके जरिए? राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999 के जरिए। वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना कोष की बात करें तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड की बात करें वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अप्रयुक्त छोटी बचत योजनाओं से धन का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हमने कुछ योजनाएं देखी जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था। तो सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था क्या होती है? तो ये हमारे जैविक और कालक्रमिक उम्र बढ़ने से अलग है। जैसे बूढ़े होते हैं शारीरिक रूप से उससे ये अलग है। ये उन तरीकों को संदर्भित करती है जिससे समाज और संस्कृति व्यक्ति की उम्र को देखने लगती है और परिभाषित करते हैं उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें हमारी सामाजिक भूमिकाएं जिम्मेदारियां अपेक्षा और मान्यताएं शामिल होती हैं जो उम्र के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ संस्कृतियों में बुजुर्गों को अत्यधिक सम्मान मिलता है और उन्हें ज्ञान का स्रोत माना जाता है जबकि अन्य में उन्हें आर्थिक बोझ के रूप में देखा जा सकता है। और ये आयु संबंधित जो सामाजिक मानदंड है और अपेक्षाओं का एक समूह है। ये हमारे के सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था। इस तरह के एक टॉपिक के जरिए हमने वृद्धावस्था और उससे जुड़ी हुई समस्याएं और उनके उपाय देखे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।